नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एमपीपीएससी प्री 2013 क्वेश्चन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नैनीताल जिले में है और इसकी स्थापना 1986 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। तो अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे 3 मार्च 1967 को रूस से 72 लाख डॉलर में खरीदा था। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और यह पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो भूमध्य रेखा दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से पूर्व से पश्चिम की ओर से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? ऑप्शन है एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस, एथेंस। तो वेनिस जो इटली का एक नगर है, इसे नहरों का शहर कहा जाता है और इस शहर के 118 द्वीपों को विभिन्न नहरों के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। भूटान के साथ सिक्किम की मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं और दिए गए विकल्पों में जो मेघालय है उसकी सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, यह भी सही है। और इसका निर्वाचन जो किया गया था संविधान सभा का सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, यह गलत है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया, संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, क्योंकि जो संविधान सभा है उसका निर्वाचन हुआ था वह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर न होकर सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न प्रांतों के चुने गए प्रतिभागियों में से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।
तो जो दलीय व्यवस्था का एक जो अंग है वो राजनीतिक व्यवस्था है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दलीय व्यवस्था पाई जाती है और दलीय व्यवस्था एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय हो सकती है। इसलिए सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, दूसरा है विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, ये सभी। तो जो आरबीआई है वो किसके बदले में मुद्रा का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति तीनों के माध्यम से मुद्रा का निर्गमन आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, रेल मंत्रालय, संसदीय मंत्रालयों का मंत्रालय, संसदीय मामलों का मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है संसदीय मामलों का मंत्रालय। संसदीय मामलों का मंत्रालय रेलवे जोन को गठित करने के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 2007 से 2012, 12 से 17, 10 से 15, 2006 से 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2012 से 2017। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। अब पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है उसे समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो सीएसओ के द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 2 मई 1951 को की गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है पीजे कुरियन, वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस रघुनाथन। तो जो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने से है। भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यह भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण हो जाता है और पूछा ही जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर वर्गीज कुरियन ही है, क्योंकि और इन्होंने गुजरात में के आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नामक सहकारी डेयरी की स्थापना की थी और श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है या श्वेत क्रांति जिससे संबंधित है वो वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना जो हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो यह भी प्रश्न बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीवी मामलंकर, के एम मुंशी, जीवी पंत। तो इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। तो जो जीवी मावलंकर थे उनके बारे में एक और ये तथ्य कि लोकसभा के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे और इनका कार्यकाल जो था तो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के बीच में था। अर्थात 1952 से 1956 के बीच में जीवी मावलंकर का जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ऑप्शन है एनटीपीसी, सेल, भेल, टिस्को। तो जो एनटीपीसी, सेल और भेल है ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जबकि जो टिस्को है टाटा स्टील एंड कंपनी वो जो है एक निजी कंपनी है, ठीक है ना, और ये जमशेदपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी तो 1907 में की गई थी और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिस्को। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ है? ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में। तो इसका सही उत्तर है इंदौर में। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वह इंदौर में ही है।
सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। तो जो सुब्रतो कप है भारत का इंटर स्कूल फुटबॉल कप है और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर किया गया था। तो सुब्रतो मुखर्जी से सुब्रतो कप रिलेटेड है और ये जो कप है तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन है माइकल फेल्प्स यूएसए, फ्लोरेंट मैनो डो फ्रांस, कुलिन जोन्स यूएसए, इयान थोर्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइकल फेल्प्स यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन्होंने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये ओलंपिक तैराक हैं। अमेरिका के माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक खेलों में 18 स्वर्ण पदक सहित कुल 22 पदक जीते हैं और ये ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने भी खिलाड़ी माइकल फेल्प्स ही है। तो अगला प्रश्न है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो जो खो खो में 9 खेलते हैं, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 खेलते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9, 7, 6, 5। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, इस बात को हमको ध्यान देना है कि तो ऑप्शन में है द्रोणाचार्य, परशुराम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, संदीपनी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर है संदीपनी पुरस्कार, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विश्वामित्र पुरस्कार देती है और संदीपनी अवार्ड प्रदान करती है। ठीक है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो भारत सरकार से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संदीपनी आश्रम। अगला प्रश्न है वर्ष 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोल रक्षक का क्या नाम था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और इनमें ऑप्शन में ध्यानचंद, अजित पाल सिंह, रूप सिंह, शंकर सिंह। ठीक है, तो इसका जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जो थे वो शंकर लक्ष्मण ने 1956 व 1964 के बीच भारतीय हॉकी टीम में गोल रक्षक के रूप में योगदान दिया था। ठीक है ना, और इसलिए जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शंकर लक्ष्मण। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शंकर लक्ष्मण किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। यह भी मध्य प्रदेश एमपीएससी और बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगला तो ये प्रश्न था एक करंट अफेयर में 2013 में आया हुआ था, तो मैंने उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इसका जवाब दिया है, इसको लिया है। तो बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये लेटेस्ट अभी दिया गया है 2019 में, और 2019 में दिया गया है, और 2019 में श्रीकांत कृष्णमाचारी को दिया गया है और अर्जुन चोपड़ा को दिया गया है। तो जो श्रीकांत कृष्णमाचारी थे वो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे और अंजुम चोपड़ा भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रही हैं अंजुम चोपड़ा। तो ये इन दोनों को मिला है, श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला प्रश्न है ये भी पूछा गया था कि विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा किसने जीती? तो ये अभी इसको मैंने अभी वर्तमान के दृष्टि से ले लिया है। तो जो विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा है वो 2019 का खिताब किसने जीता? 19 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है, और भारत के पंकज अडवाणी जो है तो उन्होंने ये 22वां खिताब जीता है। तो विश्व बिलियर्ड्स स्पर्धा 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी से उत्तर में लिख देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो होता है तो वो मालवा में होता है। वर्तमान में हरदा जिला सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए मालवा में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर। तो जो श्योपुर जिला है उसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, बाकी जो तीनों ऊपर के हैं भिंड, सतना, शिवपुरी, इनका जो ये बाउंड्री टच करती हैं उत्तर प्रदेश से। तो भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिलों की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश से मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्योपुर। तो मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को नहीं स्पर्श करती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं करती है, तो श्योपुर की नहीं करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? ऑप्शन में है श्योपुर, दतिया और निवाड़ी। तो जो 1 अक्टूबर 2018 से अस्तित्व में आया है जिला निवाड़ी, और मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है मध्य प्रदेश में, और यह टीकमगढ़ से अलग होकर बना है 1 अक्टूबर 2018 में, और ये 52वां जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर जो उज्जैन में है और ओंकारेश्वर जो खंडवा में है के ज्योतिर्लिंगों की गिनती भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से की जाती है। तो महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में 2 ज्योतिर्लिंग, भारत के ज्योतिर्लिंग 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजीराव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। तो मांडू के शासक बाज बहादुर तथा रानी रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है, और मांडू पर जिस समय बाज बहादुर का शासन था उस समय दिल्ली सल्तनत की बागडोर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर के समकालीन कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और जो मांडू निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसको सही उत्तर हो जाएगा रानी रूपमती, ऑप्शन बी, रानी रूपमती मांडू से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश को कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? सहारिया, भील, कोल, भारिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 2 सबसे बड़ी जनजाति हैं, भील और गोंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भील। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ है? ग्वालियर, रीवा, धार, भोपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धार में। मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो धार में स्थित है, और इसकी स्थापना M.R. फड़के ने की थी, और श्री M.R. रघुनाथ कृष्ण फड़के वर्ष 2033 में धार के महाराजा के निमंत्रण पर शहर में कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहुंचे थे, और उन्होंने कई मूर्तियों का निर्माण किया जो देश के कई हिस्सों में विद्यमान है। तो फड़के स्टूडियो का संबंध किससे है? तो धार से है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पचमढ़ी, खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा। तो प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव खजुराहो में आयोजित किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत देश का सबसे बड़ा अखिल भारतीय नृत्य उत्सव है। और छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा यह आयोजन किया जाता है, और इसका जो आयोजन किया जाता है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। तो इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।